हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विकली रिवीजन कल के करंट अफेयर का, फिर आज की करंट अफेयर देखेंगे। तो अभी नंद मावा दूध योजना ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में है ये, यहाँ से अभी नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सीएससी रिपोर्ट 2023 में पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर तेलंगाना राज्य रहा है और विश्व मान्यता दिवस 9 जून को मनाया गया। भारत, फ्रांस, यूएई इन तीन देशों के बीच में ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास शुरू हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर बन गया है मुंबई, और वहीं दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस बार मेजबानी भारत करने जा रहा है। एनटीपीसी कांति ने 40 वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया है। और क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया। अशोक चक्र विजेता, जो कि केरल के पहले अशोक चक्र विजेता थे, हवलदार एलबी डिक्रूज, इनका निधन हो गया है। 1962 में इन्हें अशोक चक्र थर्ड कैटेगरी का मिला था, जो कि अब शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो देखो, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप अभी आयोजित हुआ और इसमें भारत ने जीत लिए हैं टोटल 15 मेडल, और 15 मेडल के साथ भारत है टॉप पर। भारत पिछले कई सालों से टॉप पर आता आया है। 2019 से लेकर के अभी तक जितने भी आईएसएसएफ के हुए टूर्नामेंट, उसमें इंडिया ही टॉप किया है। तो यहाँ पर भी देखो 15 मेडल जो हुए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज है। क्लियर है? अब इसमें देखो भारत तो है टॉप पर है इंडिया। सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर याद रखिएगा साउथ कोरिया है। ठीक है, तो 6 गोल्ड विजेताओं में सत्यम, धनुष, श्रीकांत, अमरप्रीत सिंह, अभिनव शाह और गौतमी भनोट है। आईएसएसएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है? तो देखो, इसका उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा वहां के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये जम्मू कश्मीर के। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन करने के पीछे का देखो लॉजिक समझो कि इसको क्वेश्चन को क्यों लिया गया है। यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो है, आप नाम सुनते होंगे, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, वेंकटेश्वर टेम्पल। तो ये दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वो उत्तर भारत से मैच करे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की ये मूर्ति बनाई गई है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में दोस्तों आप सबको पता है वेंकटेश्वर स्वामी जी की एक बहुत ही विशालकाय और बहुत ही पुरानी प्राचीन मंदिर है। उसी के द्वारा अभी जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मंदिर का निर्माण किया गया है। ये सिद्दड़ा के मजीन गांव में 62 एकड़ की भूमि पर तैयार किया गया है। 32 करोड़ की लागत आई है। अच्छा, इस मूर्ति का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है, ग्रेनाइट पत्थरों का यूज किया गया है, और आंध्र प्रदेश के गंतूर शहर से मूर्तियां लाई गई हैं। तो मनोज सिन्हा जी, जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन अमित शाह जी करने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारणवश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाद में वो जुड़ करके लोगों को बधाई वगैरह दिए थे। अगला, जून 2023 में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ जालंधर पंजाब में आयोजित हुआ जून 2023 में। ये एक यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ। दोस्तों पंजाब के जालंधर में डॉक्टर BR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर देखो अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये गए थे एज ए चीफ गेस्ट बनकर, यानी इनको मुख्य अतिथि चुना गया था। तो पंजाब के जालंधर में ये 3 दिवसीय आयोजित किया गया। इसमें नई शिक्षा नीति, इसका कैसे क्रियान्वयन करना है, शैक्षिक सुधारों में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, इन सब पर डिस्कशन किया गया। पंजाब आया है, पंजाब देखोगे आप मैप में यहाँ पर है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, चंडीगढ़ ही हरियाणा की भी राजधानी है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम है, और अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा झीलों की बात करें तो हरिके, कांजी, सुखना लेक है यहाँ पर।
हरिके नेशनल पार्क भी है और वीर मोती बाग। इसके अलावा लोक नृत्य में अगर बात करें तो भांगड़ा, धूमल, गिद्धा, ये बहुत पूछा जाता है। गिद्धा तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा पंजाब का ही है। पंजाब में आज के टाइम पर 23 जिले हैं, विधानसभा में 117 सीटें, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु है ब्लैक बक, राजकीय पक्षी है उत्तरी गोशाक। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो वो है दोस्तों ब्रिटेन। एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी को लेकर के पूरा दुनिया भर जो है सभी लोग चिंतित हैं और इस पर अब नकेल कसने के लिए, एक प्रकार से कहें रेगुलेशन बनाने के लिए अभी इसका समिट किया जाएगा। एक ग्लोबल समिट आयोजित होगा साल के इसी अंत में और वो आयोजित ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन इसकी मेजबानी करेगा, ये पहला संस्करण होगा। ठीक है, नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से चढ़ रहा है, तेजी से लोगों में ये फैल रहा है, आने वाले टाइम पर इसके बहुत ही घातक परिणाम भी हो सकते हैं। इसीलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है और इसी को लेकर के यहाँ पर कुछ नियम कानून बनाने के लिए समिट शुरू की जा रही है और ब्रिटेन पहली समिट की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो साल के अंत तक होगा, अभी एग्जैक्टली डेट नहीं डिक्लेयर है, जब भी डिक्लेयर होती है या जब ये आयोजित होगा तो मैं आपको बताऊंगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शक्ति योजना शुरू किया? तो देखो, अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने शक्ति योजना शुरू किया है। शक्ति योजना बेसिकली कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल था। मतलब जैसे जब चुनाव होता है, चुनाव लड़ना होता है तो उसके पहले जो पार्टियां होती हैं वो मैनिफेस्टो जारी करती हैं कि मतलब हम क्या क्या कराएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो ऐसे ही कांग्रेस ने कुछ पॉइंट्स जो रखे थे उनमें से टॉप 5 में से एक ये भी था शक्ति योजना वाला प्रारूप। अब इसके तहत क्या था? इसके तहत जो महिलाएं हैं कर्नाटक में वो बसों में यात्रा करेंगी तो उनको पैसे नहीं देने होंगे, यानी ट्रेवल फ्री होगा। ठीक है, तो देखो, अप टू 20 किलोमीटर इनसाइड बॉर्डर स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट इन बसेस अंडर शक्ति स्कीम। तो 20 किलोमीटर के अंतर्गत अगर बॉर्डर स्टेट के अंदर वो करती हैं यात्रा तो फ्री रहेगा। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा? इसके लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड में रजिस्ट्रेशन करना होगा महिलाओं को, और जिनके जिनके पास शक्ति स्मार्ट कार्ड होगा वो फ्री में यात्रा कर पाएंगे। क्लियर है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धरमैया। ये कांग्रेस पार्टी से हैं और इन्होंने अभी वहां पर चुनाव जितवाया था। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक ये रहा और यहाँ पर जब चुनाव हुआ था अभी तो 136 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी और बताया भी था डेली करंट अफेयर में भी। यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक दोस्तों अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर करता है। यहाँ पर अगर बात करें झीलों की तो कुक्कुरहल्ली, पंपा, बेगूर, बेलांदूर है। बन्नेर घाट नेशनल पार्क और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, यहीं पर है। इसके अलावा नागरहोल भी है। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही पॉपुलर है। बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु, बीदर यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। अच्छा, बेंगलुरु के संस्थापक हैं कैंपेगौड़ा जी, कैंपेगौड़ा। और कैंपेगौड़ा की अभी मूर्ति का उद्घाटन किया गया, 108 फीट ऊंची मूर्ति का, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना? अच्छा, मैराथन का पार्ट 2 कल आया और आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जो नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिए। 2 पार्ट मैराथन आ चुका है, एक पार्ट अभी और आएगा। कल मैंने सोचा था फाइनल करने को, लेकिन फाइनल हो नहीं पाया। अभी कंटेंट और बचा हुआ है तो मैं चाहता हूँ पूरा कंटेंट हमको मिले, इसलिए तीसरा पार्ट उसका और जो फाइनल पार्ट है वो आज आएगा। ठीक है, और यकीन मानो इन 3 पार्ट के बाद आपका पूरा का पूरा जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो आप जरूर देखिएगा उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिवीजन भी कराया गया है आपकी बार वाले में। अगला, किस बायोस्फीयर रिजर्व को मिशेल बातिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो दोस्तों, अभी मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको अभी मिशेल बातिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और जो इसके चीफ थे, इस बायोस्फीयर रिजर्व के जो चीफ थे, उन्होंने जाकर के ये अवार्ड जो है रिसीव किया है। ठीक है, इनका नाम है जगदीश बाकन। तो इन्होंने रिसीव किया है, जैसे कि कोई कंपनी होती है, कंपनी को अगर मान लो कोई अवार्ड मिलता है तो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वही जाकर के अवार्ड रिसीव करता है। ऐसे ही इस मन्नार के बायोस्फीयर रिजर्व को मिला, तो इसके जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने ये जाकर के पुरस्कार रिसीव किया है।
क्लियर है। फिलहाल अगर बात करें इसकी मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो मन्नार की खाड़ी आप देखते हो ना, जो पाक जलडमरू मध्य है वहीं पर मन्नार की खाड़ी है। भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है तमिलनाडु, और उसके बाद जो श्रीलंका है, वो दोनों जब कनेक्ट होते हैं तो जिस खाड़ी से कनेक्ट होते हैं उस एरिया को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। वहीं पर मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है। उसी को दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को मिशेल बातिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ में आया? तो देखो, ये पहला ऐसा समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये तमिलनाडु के धनुषकोडी और थूथुकुडी के बीच 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनेस्को ने ये पुरस्कार दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना तो बनता ही है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। देखो, नाम से ही ये स्पष्ट है कि वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान है, जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके, वाटर का संरक्षण किया जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके। ठीक है। तो हरियाणा ने इसे लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान। इसके तहत पानी की कमी और जल जमाव की चुनौतियों का सामना किया जाएगा। तो हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। अगले 2 वर्षों में लगभग लक्ष्य रखा है 6.97 लाख करोड़ पानी की बचत करने का। ठीक है। आगे, अब हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में जान लो। यहाँ पर देखोगे मैप में, ये तो गलत टिक हो गया है, ये रहा हरियाणा। ठीक है, ये तीर यहाँ से जाना चाहिए था। तो हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ होती है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से हैं यहाँ के सीएम। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर नेशनल पार्क पूछा जाए ना, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क है, और सिम्बलवाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो कलेसर और सुल्तानपुर तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो सूरज कुंड झील है, और सूरज कुंड का मेला भी यहाँ पर लगता है, बहुत ही पॉपुलर मेला होता है। यहाँ पर राज्य के पशु है ब्लैक बग, राज्य के पक्षी है काला तीतर, राज्य के पुष्प है कमल। अगला, हाल ही में किस देश ने जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो देखो, अभी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो हैं ये बेलारूस में तैनात करने की घोषणा कर रहा है, कर दिया है रूस, और अगले महीने तक वहां पर ये तैनात भी कर देगा, यानी जुलाई में। अब देखो, बेलारूस, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा, ये एक प्रकार से यूक्रेन को घेरने के लिए ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है। ठीक है, एक तरफ से तो रसिया है, दूसरी तरफ से इधर बेलारूस है। और बेलारूस आप जानते हो रसिया की फ्रेंडली कंट्री है, और या कहें कि वहां पर जो सरकार चलती है वो रसिया की कठपुतली सरकार है। तो फिलहाल रसिया ने ये कहा है कि हम वहां पर न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय करने जाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया है। यूक्रेन जो है वो मान नहीं रहा है, और अब यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए एक प्रकार से यहाँ पर ये स्टेप ले रहा है। रसिया के पास आज के टाइम पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 5,889 न्यूक्लियर वेपन है। देखो, अभी आप सोचोगे कि सर क्या अभी भी इतना ही बचा हुआ है? बिल्कुल, न्यूक्लियर वेपन अभी तक यूज नहीं किया गया है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का यूज होने का मतलब है न्यूक्लियर वार का छिड़ना, और एक बार जब न्यूक्लियर वार छिड़ गई तो समझ लो कि दुनिया तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल देखो, अभी रसिया जो है ये धमकियां तो दे ही जा रहा है, लगातार देता ही रहा है, और ये पिछले साल से भी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा है। बहुत सारे देश उकसाने पर भी लगे थे जिससे वो यूज कर ले, क्योंकि अगर रसिया एक बार भी यूज कर लिया तो बाकी देशों को फिर एक बहाना मिल जाएगा, और फिर वो रसिया पर एक साथ अटैक कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो भी है, रसिया इतना कमजोर तो है नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप में, ये बेलारूस और रसिया और यूक्रेन ये सब है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको थोड़ा सा जूम इन करना है, और उसके बाद इधर आना है। ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन देखिए, ध्यान से देख लीजिए गौर से। ये आपको दिख रहा है मॉस्को। मॉस्को क्या है? रसिया की कैपिटल है। रसिया इतना बड़ा देश है कि आप समझो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है, और यहाँ छोटू सा यूक्रेन। ठीक है, लेकिन रसिया जितना बड़ा देश है उतना
आबादी वहां पर नहीं है, आबादी मैक्सिमम पार्ट में नहीं, मैक्सिमम पार्ट में बर्फ ही जमी हुई है। यहाँ पर मॉस्को वाले रीजन में यहाँ पर घनी आबादी है। फिलहाल ये यहाँ पर एक देश आपको दिख रहा है बेलारूस, ये बेलारूस है और यहाँ पर पूरा का पूरा रसिया का इन्फ्लुएंस वाला सरकार जो है वो चलता है। ये क्रीमिया वाला रीजन है। क्रीमिया पर 2014 में रसिया ने कब्जा किया था और इसी के बाद से इसको G7 से मतलब G8 से हटा दिया गया था और G7 कंट्रीज तब बनी थी। इस पर तो 2014 में ही कब्जा कर लिया था। ये काला सागर के पास में है और ये इधर अजोव सागर है। ठीक है, यूक्रेन जो है दोस्तों इस पर कब्जा कर रहा था रसिया, और 15% से ज्यादा जमीन इस पर भी ये कब्जा कर चुका है। और भी मतलब अभी तो अपडेट आया था कि एक और सिटी का इसने अधिग्रहण करने की घोषणा की थी, अनाउंस किया था कि अब यहाँ पर भी कब्जा हो गया है। तो फिलहाल यूक्रेन पर धीरे धीरे ये कब्जा करता ही जा रहा है और बेलारूस में अब यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में फेडरल बैंक ने कहां पर आई एम अड्यार अड्यार इज मी अभियान शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल में फेडरल बैंक ने इसे शुरू किया है चेन्नई में। चेन्नई में एक कैंपेन शुरू किया गया है आई एम अड्यार अड्यार इज मी। ये कैंपेन जो है ये एक प्रकार से पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों के संग्रहालय में बदलकर लोगों को उसके कल्चर का जश्न मनाने के लिए बताया गया है कि मतलब इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे क्या क्या अचीवमेंट रही है वगैरह वगैरह। तो 40 ऐसे कहानियां स्टोर की गई और उसके बाद फिर यहाँ पर इस प्रदर्शनी में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। फिलहाल यहाँ पर फेडरल बैंक जब चर्चे में आया है तो इससे रिलेटेड जो स्टैटिक है वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ और एमडी है श्याम श्रीनिवासन। अगला देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए किस भारतीय राज्य के फार्मर्स एफजेड स्टार्टअप को चुना गया? तो ये स्टार्टअप है केरल का और इसको अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसके लिए सम्मानित किया गया है। फार्मर्स एफजेड स्टार्टअप ये कहाँ का है? केरल का है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल बिजनेस लाइन का, केरलाज फार्मर्स एफजेड स्टार्टअप चूजन फॉर यूएन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर में कृषि खाद्य स्टार्टअप का समर्थन और विकास करना। तो FAO के द्वारा यानी कि कहें यूनाइटेड नेशन के FAO के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, और मैंने अभी आपको उस दिन बताया था ना 16 अक्टूबर को 1945 को स्थापना होने की वजह से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस महीने अभी 7 तारीख को क्या मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, UNFAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बड़ा पूछा जाता है, याद रखना, और इस बार भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डेंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। केरला स्टार्टअप मिशन के तहत केरल राज्य उद्यमिता गतिविधियों के लिए ये नोडल के रूप में भी काम करता है, केरल एफजेड स्टार्टअप। आगे केरल आया है, केरल के बारे में यहाँ पर देख लो सारी चीजें। स्टैटिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ पॉइंट जैसे मैं आपको बताया था अभी के फोन जो है ये खुद की इंटरनेट सेवा है। ये पिनराई विजन के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब ये लोग अपने राज्य के नागरिकों को खुद की फ्री में इंटरनेट सेवा देंगे। यानी इंटरनेट को एक इन्होंने अधिकार घोषित कर दिया है, राइट टू इंटरनेट घोषित करने वाला भी पहला राज्य है। इसके अलावा इन्होंने खुद की टैक्सी सेवा भी शुरू की है, खुद की टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भी पहला राज्य बना है। पूर्णतया डिजिटलीकृत बैंकिंग वाला ये पहला राज्य है। इसके अलावा पोलमपारा ग्राम पंचायत ये पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट वाला ये गांव है। वाटर बजट इन्होंने ही पेश किया था, ठीक है ना, वाटर बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक पंचायत एक खेल का मैदान, यानी हर एक पंचायत में एक खेल का मैदान स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की थी। इसके अलावा पहले अभी वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया ही गया यहाँ पर कोच्चि में, ठीक है। और साथ ही साथ में जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर वैश्विक आयुर्वेद मेला भी इस बार आयोजित किया जाएगा। ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको केरल से याद रखने हैं। पहला ई शासित प्रदेश भी केरल ही बना था, ठीक है। चलिए, तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। वैसे अगर आपको ई बुक लेना है हमारी, तो ई बुक आप ले सकते हो। मई महीने की ई बुक भी आ चुकी है, मंथली करंट अफेयर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की आ चुकी है, तो आप वो ले सकते हो MZT ऐप पर जा करके, और व्हाट्सएप पर UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। जिनके पास एंड्रॉयड ऐप नहीं है वो व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है और MZT ऐप का भी नंबर दिया गया है। 6 महीने की चाहते हैं तो वो भी आपके पास है, मिल जाएगी वहां पर, और अगर मंथली चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। अब हम लोग रिवीजन वाले सेक्शन में आते हैं। तो देखो 501वां क्वेश्चन है, झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये पंजाब में हुआ।
और अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने फिजी में सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। फिजी में अगर आपको याद हो तो विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया था और वहां पर एस जयशंकर जी गए हुए थे। विदेश मंत्रालय के द्वारा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक नाम से प्लेटफॉर्म विकसित किया है। और अभी हाल ही में इंटेल कंपनी ने पेशेवर रचनाकारों के लिए सफायर रैपिड्स प्रोसेसर लॉन्च किया है। और अभी राजन अंबा जो हैं ये जागुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी बनाए गए हैं, टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष हैं। और अभी चेतन शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। व्हाइट सील द्वारा जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में भारत 65वें स्थान पर है। और न्यूजीलैंड के खोजकर्ताओं ने भारत के पश्चिमी घाटों में बीटल की नई प्रजाति खोजी है। भारतीय महान फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थे। रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया है इस बार भी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। और अश्वनी वैष्णव जी ने अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बनाए गए। और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलीक अभ्यास हुआ है, ये उत्तराखंड में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ ने 2035 तक गैस डीजल कारों की बिक्री पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारतीय मूल के इंजीनियर कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्हें नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनाया जाएगा। नीति आयोग के चौथे सीईओ पीबीआर सुब्रमण्यम बनाए गए। अब देखो ये 520 क्वेश्चन हो चुका है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है 520 क्वेश्चन का। चलिए तो अब लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनएससी का सदस्य कौन सा नहीं है आज के टाइम पर। जो अस्थायी सदस्य जो है ना, अस्थायी सदस्यों की लिस्ट, उसमें अब इंडिया नहीं है इस टाइम पर। ठीक है, 5 अस्थायी नए आते हैं, 5 नए जाते हैं। ठीक है, टोटल 10 अस्थायी सदस्य बने रहते हैं और 5 जो है परमानेंट मेंबर बने होते हैं। मैंने आपको ये कल या परसों वीडियो में डिटेल में बताया था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा है। और अब आपको आज बताना है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही साथ 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी थी। बस दोस्तों, क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। मैं आपको अगले दिन मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।